हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रासायनिक बल गतिकी का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में बच्चों हमें बात करनी है जहां पे हमने कल फिनिश किया था वहां से आगे की। कल हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, मैंने आपको जो पढ़ा दिया था उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमने कल करना स्टार्ट कर दिया था। आज मैं आपको और न्यूमेरिकल कराऊंगा और जितना थ्योरी हमने कल पढ़ लिया उससे आगे की थ्योरी आज हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि आज मैं आपको वेग नियम के बारे में बताऊंगा, दर नियम के बारे में। क्या होता है दर नियम उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे जो सेक्शन कल हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में उसके न्यूमेरिकल। तो भैया प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक तो तब समझ में आएगा जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपसे बोला कि भैया अभिक्रिया का वेग ऐसा होता है, इस तरीके से लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर इस पे क्वेश्चन कैसा आता है ये तो बता दो। क्वेश्चन कैसा आता है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस डेप्थ तक हमको चीजें पता होनी चाहिए, वो सब हम आज पहले देखने वाले, फिर हम नए टॉपिक पाएंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर कल के लेक्चर में आपको कोई चीज थोड़ी कम समझ में भी आई होगी तो आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दर नियम के बारे में। किसके बारे में? दर नियम के बारे में। क्लियर? चल तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या? निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए अभिक्रिया वेग व्यक्त कीजिए। तो हमें निम्नलिखित परिवर्तनों, जैसे कि सबसे पहला देखा 2HI, ये देता है H2 प्लस I2। इस अभिक्रिया के लिए हमको क्या प्रदर्शित करना है? अभिक्रिया का वेग व्यंजक प्रदर्शित करना। अभिक्रिया का वेग कैसे प्रदर्शित करते हैं वो बताना है। चलो तो कैसे करेंगे बेटा, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने आपसे क्या बात बोली थी कि किसी भी अभिक्रिया का वेग लिखने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है देखते हैं। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग लिखने का तरीका क्या है देखते हैं। मैंने आपको बोला कि क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता को आप ऐसे प्रदर्शित करते हो, क्रिया कारक की सांद्रता इसमें होने वाला परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय में होने वाला परिवर्तन, ऐसे लिखते हो। अच्छा आगे अगर रस समीकरण मिति गुणांक कुछ देखा है तो उसका नीचे क्या लगते हो, बार लगाते हो। अच्छा अभिकारक के लिए आगे क्या लिखते हो, माइनस लिखते हो। चलो ठीक है बराबर। तो क्रिया कारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के रूप में आप अभिक्रिया के वेग को ऐसे लिखोगे। चलो H2 की सांद्रता, H2 की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, समय में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष, ऐसे प्रदर्शित करोगे। अच्छा ये उत्पाद है तो उत्पाद के लिए हम क्या चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे? प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। उत्पाद के लिए हम हमेशा प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। चलो और दूसरा उत्पाद कौन सा? दूसरा उत्पाद है I2, आयोडीन। तो आयोडीन की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। अच्छा आयोडीन के लिए बच्चों उत्पाद है तो उत्पाद के लिए क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभिक्रिया का वेग प्रदर्शित करने का तरीका। अच्छा अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अगर अभिक्रिया का वेग बोला जाए तो अभिक्रिया का वेग तो हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए HI के विलुप्त होने की दर, अगर आपको प्रश्न में पूछा जाए कि HI के विलुप्त होने की दर क्या है, तो आप केवल इतना सा लिखेंगे माइनस डेल्टा HI, इसकी सांद्रता में होने वाला परिवर्तन समय के सापेक्ष, ये हो जाएगा HI के विलुप्त होने की दर। उसको आप ऐसे प्रदर्शित करेंगे। बस थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाते हैं, HI के विलुप्त होने की दर में रस समीकरण मिति गुणांक का भाग नहीं लगाते। तो अभिक्रिया की दर जब भी लिखते हैं बेटा उसमें रस समीकरण मिति गुणांक अगर कुछ है तो उसका भाग लगाएंगे, और HI के विलुप्त होने की दर बोली जाए तो उसमें रस समीकरण मिति गुणांक का भाग नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला H2 के प्रकट होने की दर, H2 के प्रकट होने की दर, H2 के प्रकट होने की दर क्या देखो, H2 की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटा समय में होने वाला परिवर्तन। अच्छा यहाँ पर क्या उत्पाद, उत्पाद के लिए हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे रस समीकरण मिति गुणांक कुछ भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, इसके आगे कुछ भी लिखा हो 2 3 4 5 10, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हमको भाग नहीं लगाना, H2 के प्रकट होने की दर में भाग लगाना। अच्छा अगर आपको इसी तरह से बोला था I2 के प्रकट होने की दर, अगर ये पूछा जाता, अगर ये पूछा जाता तो हम लिखते I2 की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, तो ये आता। तो बेटा ध्यान रखना, अगर अभिक्रिया की दर पूछी जाए, अभिक्रिया का वेग पूछा जाए, तभी हमको रस समीकरण मिति गुणांक, अगर समीकरण में कुछ है तो उसका भाग लगाना है, नहीं तो हमको इनमें से कोई बात पूछी जाए तो हमको रस समीकरण मिति गुणांक का भाग नहीं लगाना। बात क्लियर है? समझ में आई 100%? चल अब बात करते हैं हम बी की। बी अभिक्रिया क्या देखी, देखो अभिक्रिया बी दे रखी है 2SO2 ट्वाइस SO2 प्लस O2, ये आ जाएगा O2। ये क्या देता है? ट्वाइस SO3, ट्वाइस SO3 ये दे रखा है। अब इसके लिए मुझे लिखना है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग ये लिखना है मुझे समीकरण के लिए। बहुत आसान है। क्रिया कारक क्या देखो, क्रिया कारक SO2, इसकी सांद्रता, उसमें होने वाला परिवर्तन भागित समय में होने वाला परिवर्तन, और क्रिया कारक के लिए हमेशा माइनस चिन्ह। अभिक्रिया का वेग लिखा है इसीलिए रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाना पड़ेगा। चलो बराबर O2 भी क्या है? क्रिया कारक। O2 की सांद्रता, तो पहला वैसे लिखो, O2 की सांद्रता वैसे लिखो ब्रैकेट में बंद करके, फिर उसमें होने वाला परिवर्तन उसके लिए डेल्टा लिखो भागित डेल्टा टी, समय में होने वाला परिवर्तन। इसके लिए रस समीकरण मिति गुणांक कितना? 1, तो 1 का यहाँ पर भाग लगा दो। रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाना जरूरी है जब अभिक्रिया का वेग बोला जाए। अच्छा यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा? प्लस का नहीं, यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये क्रिया कारक है। क्रिया कारक के लिए हमेशा माइनस चिन्ह आता है क्योंकि क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित होती है। चलो अब बात करते हैं उत्पाद। उत्पाद के लिए हमेशा प्लस, उत्पाद क्या? SO3, SO3 की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, ऐसा रहेगा। अच्छा इसका रस समीकरण मिति गुणांक क्या? 2, ये आ जाएगा 2। इस तरीके से अभिक्रिया का वेग आपको ज्ञात करना होता है। बात क्लियर है? तो बेटा ये आपको ध्यान रखना पॉइंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा यहाँ पे अगर आपको बोलता बताओ SO3 के प्रकट होने की दर, मान लो अगर प्रश्न में बोला था SO3 के प्रकट होने की दर, तो आप क्या लिखते हैं? SO3 के प्रकट होने की दर क्या लिखते हैं? ध्यान रखना SO3 के प्रकट होने की दर में SO3 की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, समय में परिवर्तन,
उत्पाद है तो उत्पाद के लिए हमेशा प्लस चिन्ह आएगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे रस समीकरण मिति गुणांक का भाग नहीं लगेगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, रस समीकरण मिति गुणांक का भाग केवल और केवल अभिक्रिया को वेग के लिखने के दौरान ही हम प्रकट करते हैं। तो ये बच्चे दोनों क्वेश्चन है जो कि हमको करने थे। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अभिक्रिया दर निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की जाती है, 1/2 डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, ठीक है, ये आ जाएगा 1/4, ये देखा। अब हम बोला कि यदि अभिक्रिया का वेग ऐसे प्रदर्शित किया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया इसके द्वारा प्रदर्शित होगी, बताओ। मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखाई देगा। चलो, आपको दिया गया है भाई ये अभिक्रिया का वेग है, इसको प्रदर्शित करने के लिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जिम्मेदार है, देख लो। चलो आप मुझे एक बात बताओ, प्लस चिन्ह किसके लिए आता है, आप मुझे एक बात बताओ, प्लस चिन्ह किसके लिए आता है, प्लस चिन्ह उत्पाद के लिए आता है। उत्पाद क्या है, सी, उत्पाद सी आ जाएगा। उत्पाद क्या है, डी, उत्पाद डी आ जाएगा। प्लस चिन्ह हमेशा बेटा उत्पाद के लिए आता है, तो एक तरफ उत्पाद लिखे जाएंगे, एक तरफ क्रियाकार। अच्छा, क्रियाकार के लिए माइनस चिन्ह आएगा, ए और बी दोनों क्रियाकारक हैं, ए तथा बी दोनों क्रियाकारक। अच्छा, सी वाले उत्पाद के लिए रस समीकरण मिति कितना आ जाएगा, 2, ये रस समीकरण मिति कितनी है, 2, 2c। और डी वाले के लिए रस समीकरण मिति कितनी, 3, तो 3। अच्छा, ए वाले के लिए रस समीकरण मिति कितनी, 4, और बी वाले के लिए कितनी, 1। ए वाले के लिए 4 और बी वाले के लिए 1। ये हो जाएगी भैया समीकरण। देख लो कहां देगा, 4a + b 2c, आंसर दे रखा है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना। तो मैंने आपसे बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट्री क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये एलिमेंट्री क्वेश्चन है जो कि हमें क्लियर होने चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पढ़ो इस क्वेश्चन को। अभिक्रिया a + 2b 6c + 2d में t = 0 पर प्रारंभिक दर, शुरुआत समय पर प्रारंभिक दर ये देखिए, तो t = 0 पर -dv/dt का मान कितना होगा, -dv/dt का मान कितना होगा, b के विलुप्त होने की दर, इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, b के विलुप्त होने की दर को हम प्रदर्शित करेंगे -del(v/delta t), ऐसे ही प्रदर्शित करोगे। -del(v/delta t) इसको हम क्या बोलते हैं, b के विलुप्त होने की दर, इसको हम बोलते हैं b के विलुप्त होने की दर, इसको हम बोलते हैं बेटा b के विलुप्त होने की दर। चलो हमको ये ज्ञात करना है, ये कितना आएगा ये हमें ज्ञात करना है, और हमें मान किसका देखा है, हमें ये वाला मान देखा। चलो तो पहले तो मुझे बताओ कि अभिक्रिया के वेग को आप कैसे लिखते हो, अभिक्रिया का वेग आप कैसे लिखते हो, अभिक्रिया का वेग a और b के लिए आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे अभिक्रिया का वेग, देखो अभिक्रिया का वेग आ जाएगा -delta a/delta t, ये आ जाएगा बराबर b के लिए कैसे लिखोगे, -1/2 डेल्टा b/delta t, ये आ जाएगा, ऐसे प्रदर्शित करोगे। अच्छा अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है हमें इसका मान चाहिए, हमें इसका मान चाहिए, हमें ये चाहिए बेटा -delta b/delta t, हमें इसका मान चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, देखो अगर मान लो मैं 2 का गुणा इसमें कर दूं, मान लो मैं 2 का गुणा कर दूं, देखो क्या आएगा, -2del(a/del t) बराबर ये क्या आ जाएगा -del(b/delta t), ऐसे लिखोगे। 2 का गुणा मैंने मान कर दिया, मुझे अब मिल जाएगा इसका मान, ये मुझे ज्ञात करना है। और delta/delta t, delta/delta t कितना रहेगा, -delta/delta t, ये पूरा कितना देखा है, -delta/delta t कितना रहेगा, 2.6 × 10⁻², तो ये आ जाएगा -delta(a/delta t), इस पूरे का मान देखा है 2.6 × 10⁻², और यहाँ आगे गुणा किसका करना है, क्या देखा है, 2 का गुणा करना, तो ये आगे 2 आ जाएगा बराबर -delta v/delta t। कितना आंसर आ गया, ये 2 में 2.6 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5.2 to 10⁻², ठीक है, प्रति सेकंड, ये आ जाएगा भैया आंसर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये थर्ड आ जाएगा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, क्लियर, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है 100%। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया में रेखांकित उत्पाद के निर्माण की दर रेखांकित अभिक्रिया के विलुप्त होने की दर किस प्रकार संबंधित है। देखो प्रश्न बोला गया कि ये एक अभिक्रिया देखिए, इस अभिक्रिया के दौरान इसके विलुप्त होने की दर और इसके निर्माण की दर ये हमको ज्ञात करनी है। चलो तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो अभिक्रिया का वेग, पहले तो अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, ठीक है, अभिक्रिया का वेग हम कैसे लिखेंगे, देखो क्रियाकारक BrO3- इसकी सांद्रता में होने वाला परिवर्तन समय के साथ इसकी सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, यहाँ माइनस चिन्ह लगाओ क्योंकि क्रियाकारक है। चलो रस समीकरण में गुणा कितना 1, तो यहाँ पे 1 का भाग आ जाएगा बराबर, दूसरा क्या Br-, तो आप लिखेंगे डेल्टा Br-/delta t, ठीक है, 5 दे रखा है, तो रस समीकरण में गुणांक 5 का भाग यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस क्रियाकारक के लिए माइनस बराबर H+, ये भी क्रियाकारक है तो -delta H+/delta t बराबर उत्पाद क्या Br2 डेल्टा Br2/delta t। अच्छा हाँ एक चीज यहाँ पे रस समीकरण में गुणांक कितना 6, तो अभिक्रिया का वेग जब भी लिखोगे ना तो रस समीकरण में गुणांक का भाग लगाना, Br2 इसमें भी रस समीकरण में गुणांक कितना 3, तो रस समीकरण में गुणांक 3 का भाग लगाना है, लेकिन उत्पाद है तो उत्पाद के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे बराबर पानी के लिए क्या लिखोगे, डेल्टा H2O की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, उत्पाद में आगे कितना यहाँ पे लिखा हुआ 3 और ये आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगी भैया पूरी अभिक्रिया का वेग प्रदर्शित करने वाली समीकरण। अब हमें क्या पूछा है, सुनो अब हमें क्या पूछा है, हमें प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अभिकारक के विलुप्त होने की दर, रेखांकित अभिकारक मतलब कि रेखांकित अभिकारक, रेखांकित उत्पाद, हाँ दो चीजें, रेखांकित ये रहा रेखांकित मतलब जिसके अंडरलाइन की, इस रेखांकित अभिकारक और रेखांकित उत्पाद, इस उत्पाद के निर्माण होने की दर और अभिकारक के विलुप्त होने की दर क्या होगी। चलो तो देख लेते हैं भैया क्या आएगा, तो देखो विलुप्त होने की दर क्रियाकारक के, इसके पदों में Br2 कहाँ है, Br2
तो अगर आप इस वाले पद को इसके बराबर बताना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे 3 आना चाहिए। क्या यहाँ पे 3 लिखा हुआ या 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर तो नहीं होगा। चलो इसकी बात करते हैं, क्या ये सही है? ये भी सही नहीं, क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ देखो BrO3 माइनस के आगे 1 है, लेकिन यहाँ BrO3 माइनस के आगे यहाँ पे क्या 1 है, लेकिन यहाँ पे कितने का भाग लगा 3, तो ये भी नहीं हो सकता, गलत है। अगर इसके आगे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, गलत है ये भी। चलो यहाँ आ गया BrO3 माइनस, इसके आगे 1 है तो हाँ भैया यहाँ पे 1 का आपने भाग लगा रखा, और BrO2 के नीचे 3, हाँ BrO2 के नीचे 3 आना चाहिए, तो 3 आंसर आ जाएगा आपका थर्ड, बिल्कुल सही। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ये क्रिया कारक है, तो क्रिया कारक के लिए माइनस आएगा, उत्पाद के लिए प्लस, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका आंसर। निम्नलिखित अभिक्रिया में रेखांकित उत्पाद के निर्माण की दर रेखांकित अभिकारक के विलुप्त होने की दर से किस प्रकार से संबंधित है? तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बात, तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर, आंसर आ जाएगा। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको पढ़ो और जो पूछा उसका आंसर दो। आपको एक अभिक्रिया देखी है, इस पर विचार कीजिए। अभिक्रिया की दर को N2H2 या NH3 की सांद्रता के पदों में व्यक्त करना है। दर व्यंजक अभिक्रिया की दर कैसे प्रदर्शित होगी वो हमको बताना है, ठीक है? तो दर कैसे प्रदर्शित होगी? यहाँ पे N2 के आगे कितना है? 1, N2 के आगे 1 है तो 1 का भाग लगाना, यहाँ पे 1 का भाग लगाना, 1 का भाग लगाना, 1 का 1 का, ठीक है भैया 1 का, और यहाँ पे माइनस चिन्ह है, क्रिया कारक है इसलिए माइनस, माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत है, और यहाँ पे माइनस। चलो सी वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं H2 के लिए। H2 क्या? H2 की क्रिया कारक है, H2 के लिए भी माइनस माइनस माइनस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन H2 के आगे 3 भी है तो 3 का भाग लगाना, 3 का भाग लगाया, यहाँ पे 3 का भाग नहीं लगाया, ये गलत हो गया भैया, कॉम्पिटिशन से बात। यहाँ पे भी 3 का भाग नहीं लगाया तो ये गलत हो गया, ये सही है, बहुत बढ़िया। और माइनस चिन्ह है, उत्पाद के लिए हमेशा आगे प्लस आएगा, बिल्कुल सही। इसके आगे 2 है, 2 आ जाएगा, NH3 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। मतलब कि लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखते ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यहाँ। संपर्क विधि में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, ये अभिक्रिया दे रखी बेटा, ये अभिक्रिया आपको दे रखी। इस अभिक्रिया के अंदर आपको O2 के निर्माण, O2 के विघटन की दर, O2 के विलुप्त होने की दर दे रखी है। SO2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी? चलो SO2 के विलुप्त, ये SO2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी? देखो बेटा अभिक्रिया की दर क्या होती है, देखो अभिक्रिया की दर हम कैसे लिखते हैं? SO2 की सांद्रता के पदों में कैसे? माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि क्रिया कारक है और आगे कितना है 2, तो अभिक्रिया की दर में 2 का यहाँ भाग आ जाएगा, बराबर O2 के लिए आएगा, O2 की सांद्रता में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे 1 का भाग आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि क्रिया कारक के लिए माइनस। अब सुनना बेटा, आपको डेल O2 बटा डेल T, ये आपको देखा 2.5 × 10 की घात माइनस। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, कोई भी बच्चा ये कंफ्यूज ना हो कि सर यहाँ पे आपने डेल्टा का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे आपने डी का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो आप इस समीकरण को डेल्टा के पदों में भी लिख सकते हो, माइनस डेल्टा की जगह डी भी लिख सकते हो, डी के पदों में ऐसे ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा की जगह डी लिख दिया, ऐसा भी लिख सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा की जगह डी O2 बटा dt ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा माइनस डी O2 बटा dt, इसका मान कितना है 2.5 10 की घात -4, तो इसका मान कितना है? इसका मान है 2.5, इस पूरे का मान कितना देखो, माइनस में डेल, इस पूरे का मान क्या 2.5, तो याद रखना 2.5 × 10 की घात -4। अच्छा यहाँ पे नीचे 2 भी, ध्यान रखना 2 भी लिखा हुआ, माइनस डी SO2 बटा dt, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? SO2 के विलुप्त होने की दर निकालनी है। SO2 के विलुप्त होने की दर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? SO2 के विलुप्त होने की दर का मतलब है ये, ध्यान रखना अभिक्रिया के दर में 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे रस समीकरण गुणांक का भाग लगाना है, और अभिकारक के विलुप्त होने की दर में यहाँ पे 2 का भाग नहीं लगाना, मतलब कि आप 2 का गुणा कर दो इससे, ये क्या हो जाएगा 2 × 2.5 × 10 की घात -4, इसी को हम बोलते हैं SO2 के विलुप्त होने की दर। इसको हम और क्या बोलते हैं? SO2 के विलुप्त होने की दर, ये है SO2 के विलुप्त होने की दर, 2 × 2.5 10 की घात -4, ये आ जाएगा आंसर। तो 5.0 × 10 की घात -4 इकाई देख लो, मोल प्रति लीटर सेकंड, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो SO2 के विलुप्त होने की दर 5 × 10 की पावर -4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन, इसको देखो बेटा, N2 + 3H2O2 NH3 में अमोनिया के प्रकट होने की दर, ये देखिए अमोनिया के प्रकट होने की दर, अमोनिया के प्रकट होने की दर का मतलब ये है अमोनिया का प्रकट होना, ये रहा अमोनिया का प्रकट होना, अमोनिया का प्रकट होना, ये है अमोनिया का प्रकट होना। अब इस अमोनिया के प्रकट होने की दर को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना अमोनिया के प्रकट होने की दर में कभी भी हम रस समीकरण मिति गुणांक का भाग नहीं लगा। रस समीकरण मिति गुणांक, मैं देखो बेटा ये वाली बात शायद 10वीं बार बोलूंगा, 10 बार इस लेक्चर के अंदर ये वाली लाइन में बोल चुका हूं कि जब भी आप अभिक्रिया की दर लिखोगे तभी रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाना है। मैं अगर यहाँ पे 2 का भाग लगा दूं तो ये अभिक्रिया की दर का व्यंजक है, अमोनिया के निर्माण का व्यंजक नहीं है। अमोनिया का निर्माण जब भी बोला जाए तो रस समीकरण मिति गुणांक का भाग नहीं लगाना। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना। तो ये हमें दे रखा है कितना, इस वैल्यू, इसकी वैल्यू देखिए 2.5 × 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर सेकंड, ये हमें दे रखी प्रश्न में, ठीक है। अब देखो हमें क्या पूछा है, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर कितनी है, हमें H2 के विलुप्त होने की दर क्या करनी है, मतलब कि हमको H2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी ये हमको ज्ञात करना। चलो तो अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसे ज्ञात करने के लिए हमको अभिक्रिया का वेग लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखो अभिक्रिया का वेग कैसे आएगा, देखो H2 और अमोनिया के पदों में देखो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस डेल्टा N2 बटा डेल्टा T बराबर माइनस क्रिया कारक कौन है, हाइड्रोजन भी क्रिया कारक है, बटा डेल्टा T, नीचे क्या आ जाएगा 3, रस समीकरण मिति गुणांक 3 का भाग आएगा, क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का वेग बोला है, और इसके सामने उत्पाद क्या, अमोनिया, अमोनिया के लिए अमोनिया की
सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ। यहाँ पर समीकरण में गुणन कितना, दो का यहाँ पे आप भाग लगाओगे अगर आपने अभिक्रिया का वेग लिखा है तो। अब देखो, अब हमें ये मान देखा है डेल्टा एन एस टी बटा डेल्टा टी, ये वाला मान हमको दे रखा है, ये मान हमको दे रखा है 2.5 into 10 की घात -4। ये वाला मान जो है कितना मान, ये मान हमको दिया है, ये दिया है, ये वाला मान हमको दिया कितना दिया 1/2 इंटू ये वाला मान हमको कितना दिया 2.5 into 10 की घात -4। ये वैल्यू हमको दे रखी है, ये वाला वैल्यू जो है ये वैल्यू हमको दे रखा है, 2 का भाग लगा दो। अच्छा, ये पूछा हमको माइनस डेल्टा H2 बटा डेल्टा टी, ये 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। हमें पूछा गया, हमें केवल इतना सा पूछा, हमें ये वाला भाग पूछा, हमें केवल ये पूछा, ये पूछा मतलब इस 3 का गुणा अगर मैं यहाँ कर लूं, अगर मैं 3 का गुणा यहाँ कर लूं 3/2 इंटू 2.5 इंटू 10 की घात -4, तो मुझे ये मिल जाएगा, मतलब कि H2 के विलुप्त होने की दर ये मिल जाएगी। बस तो देख ले कितना आएगा, ये आएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 2, हाँ तो ये आ जाएगा 3.75, इतना आ जाएगा। सी आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन को कैसे किया जाए, क्वेश्चन को ऐसे किया जाए। ये हेबर विधि लिखा बेटा, हेबर विधि, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, कुछ क्वेश्चन तो आपको भी देने पड़ेंगे, सारा मैं करवाऊंगा तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपने महसूस किया होगा कि हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। जो पहला पार्ट हमने पढ़ा ना पिछले लेक्चर में, उसका हमने न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत अच्छे से हमने तैयार कर लिया। बेटा मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने केवल ये न्यूमेरिकल कर लिया, जो मैंने आपको ये केवल ये न्यूमेरिकल कर लो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर इनको आपने दिल से कर लिया तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम आज के टॉपिक, और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये आपको होमवर्क करना। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा वेग नियम। क्या है? वेग नियम। इस वेग नियम को हम अब कवर करेंगे। देखो वेग नियम क्या है, इसको समझेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। ये जो वेग नियम है ना, ये भी अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करता है। समझना बेटा ध्यान से, ये जो वेग नियम है ये भी अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करता है। तो अभी तक हमने अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करने का हमने व्यंजक देखा था। अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रदर्शित करते हैं, मान लीजिए अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के दर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। एक तो अभिक्रिया के दर को प्रदर्शित करने का तरीका ये है, ये तरीका। चलो, उसके अलावा अभिक्रिया के वेग को बताने वाला एक नियम होता है, उसको बोलते हैं वेग नियम। तो एक तो अभिक्रिया का वेग हम कैसे प्रदर्शित करेंगे वो हम पहले देख चुके हैं फंडामेंटली, और दूसरा एक अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करना या अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करने के लिए वेग नियम होता है, रेट लॉ होता है, वो हम देखेंगे। तो रेट लॉ क्या है उसको हम समझते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में प्रायोगिक प्रदर्शन वेग नियम कहलाता है। अब समझना बेटा, क्या लिखा है, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के पदों में प्रायोगिक रूप से प्रदर्शित करना वेग नियम कहलाता है। इसका मतलब यह है कि मान लो आपने कोई अभिक्रिया की, या मान लो आपने प्रयोगशाला के अंदर आपने किसी अभिक्रिया पे प्रयोग किया, मान लो आपने प्रयोगशाला में इस अभिक्रिया पे आपने प्रयोग किया, क्या किया, प्रयोग। आप प्रयोगशाला में गए, आज छुट्टी का दिन है, चलो आज कोई काम नहीं है, आज हम लेबोरेटरी के अंदर, भैया कभी-कभी लैब के अंदर भी जाया करो, मौका मिले तो। अपने आसपास, घर के आसपास कहीं लैब बनी हुई हो, लेबोरेटरी हो, प्रयोगशाला, वहां पे जाओ, वहां जाकर क्या देखो, एपरेटस देखो, टूल्स देखो, इंस्ट्रूमेंट देखो, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या टूल्स है, क्या क्या एपरेटस है, देखो उनको जानो, उनको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे भी होता है भैया। मान लो किसी दिन छुट्टी का दिन है, आपका मूड हुआ, आप लेबोरेटरी में चले गए। अब लैब में जाने पर आपने बोला कि चलो यार आज इस अभिक्रिया पे हम प्रयोग करते हैं, तो आपने किया इस अभिक्रिया पर प्रयोग, क्या किया आपने इस अभिक्रिया पर प्रयोग किया। अब प्रयोग करोगे तो आप प्रयोग के दौरान आप ये देखना चाह रहे हो भैया इस अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है। प्रयोग किया आपने, अब प्रयोग करने पर आपने देखा भैया ये अभिक्रिया जो है इसका वेग, इसकी दर किस पर निर्भर करती है। तो आपने प्रयोग से प्राप्त किया कि इस अभिक्रिया का वेग जो होता है वो ए और बी की सांद्रता पर निर्भर करती है, इनकी सांद्रता पर निर्भर करती है। तो प्रयोग द्वारा आपको पता चलेगा कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिक्रिया का वेग ए की सांद्रता और बी की सांद्रता पर निर्भर करती है। ब्रैकेट में ये लिखा है, इसका मतलब है ए की सांद्रता, ब्रैकेट में बी लिखा है तो इसका मतलब है बी की सांद्रता, इन पर निर्भर करती है। और इन पर कुछ ना कुछ घात होती है, घात का मतलब घातांक कुछ ना कुछ चढ़े होते हैं। अब ये क्या है पूरी बीमारी, ये मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपने इस अभिक्रिया पर लेबोरेटरी के अंदर प्रयोग किया, प्रयोग करने पर आपने पाया कि अभिक्रिया की दर ए की सांद्रता को दुगुना करने पर 4 गुना हो गई। मान लो अभिक्रिया की दर ए की सांद्रता के घात 2 के समानुपाती। मान लो ऐसा कोई प्रयोग द्वारा हमको निष्कर्ष प्राप्त होता है, मान लो आपने प्रयोग किया और प्रयोग द्वारा आपको कोई ऐसा निष्कर्ष प्राप्त होता है कि इस अभिक्रिया की दर ए की सांद्रता पे घात 2 के समानुपाती, ऐसा कोई निष्कर्ष आपको प्राप्त हो, तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा ए की सांद्रता को अगर 2 गुना कर दो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाएगी। मान लो अगर ए की सांद्रता को 3 कर दे, इस समीकरण के हिसाब से 3 into 2, अभिक्रिया की दर 3 की घात 2 9 गुना हो जाएगी। मान लो ए की सांद्रता को 4 गुना कर दे तो अभिक्रिया की दर 16 गुना हो जाएगी, 4 का स्क्वायर, 4 पे स्क्वायर 16 गुना। कहने का मतलब जब भी अभिक्रिया की दर आप यहाँ देखोगे तो ए की सांद्रता पे किसी ना किसी घात के समानुपाती होगी। हो सकता है इसकी घात 2 के समानुपाती, हो सकता है यहाँ पे घात 3 कह सकते हो सकता है अभिक्रिया के दौरान आपने यहाँ पे सांद्रता को 2 गुना किया तो अभिक्रिया की दर 8 गुना हो गई, हो सकता है, मान लो ऐसा हो सकता है। तो अगर आपने इसको 2 किया तो 2 का क्यूब 8 गुना, तो अभिक्रिया की दर 8 गुना हो गई। कहने का मतलब ए की सांद्रता को दुगुना करने पे हो सकता है अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाए, या हो सकता है अभिक्रिया की हो सकता है ए की सांद्रता को दुगुना करने पर अभिक्रिया की दर 8 गुना हो गई, या हो सकता है ए की सांद्रता को दुगुना करने पर ये अभिक्रिया की दर आधी रह जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ए पर घात कुछ भी हो सकती है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, इसकी घात 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1/2 भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ए की सांद्रता में परिवर्तन किया तो भैया अभिक्रिया का वेग में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ए पर घात 0 आ जाए, प्रयोग करने पर हमको ये भी दिखाई दे सकता है कि भाई मैंने प्रयोग किया, मैंने इसमें ए की सांद्रता को मैंने 4 गुना बढ़ा दिया, लेकिन अभिक्रिया अभी भी वहीं का वहीं उसी स्पीड से चल रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले भी अभिक्रिया की स्पीड x थी और ए की सांद्रता को 10 गुना करने पर भी अभिक्रिया की स्पीड x ही है, तो इसका मतलब ए पे घात कितनी आ जाएगी 0। ए की सांद्रता कितनी भी बढ़ा दो, अभिक्रिया के दर में अगर कोई परिवर्तन ना हो तो ए पे घात कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि ए की घात x के समानुपाती, x कुछ भी हो सकता है, तो अभिक्रिया का दर ए की घात x के समानुपाती है। इसी प्रकार से b के लिए भी हम लिख सकते हैं b की घात y के समानुपाती। तो भैया यही है आपका दर नियम। दर नियम का मतलब है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग उसके क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती, और यहाँ पे क्रियाकारकों की सांद्रता पे आप घातांक कुछ ना कुछ देख सकते हो, x y कुछ भी घातांक हो सकते हैं।
तो ये बच्चों प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। मैंने आपसे क्या बात बोली, आज छुट्टी का दिन है, लैब में जाओ, प्रयोग करो, प्रयोग द्वारा आपको ये पता चलेगा कि यार इस अभिक्रिया के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है कि ए की सांद्रता को बदलने पर अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि ए पे घात 0 आ जाए, या मान लो ए की सांद्रता दुगुनी की तो ये भी दुगुना हो गया। ए की सांद्रता को दुगुना करने पर आर भी दुगुना कब होगा, जब ए पे घात 1 होगी, इसको दुगुना करोगे तो ये भी दुगुना हो जाएगा। मान लो ए की सांद्रता को आपने दुगुना किया तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाए, ऐसा कब हो सकता है, जब ए पे घात 2 हो, मतलब कि ए पे घात 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ये निष्कर्ष किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, ये निष्कर्ष प्रयोगों द्वारा प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा प्राप्त होते हैं बेटा, प्रयोगों द्वारा प्राप्त होते हैं। बात क्लियर। तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग हम जो भी लिखते हैं बेटा, ये प्रायोगिक प्रदर्शन है किसका, अभिकारकों की सांद्रता, ये अभिकारकों की सांद्रता के पदों में प्रायोगिक प्रयोग द्वारा किया गया प्रदर्शन है। इस व्यंजक में क्या होता है, अभिक्रिया का वेग जो है, इस व्यंजक में अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारकों की मोलर सांद्रता, अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती, दोनों को गुणा कर दो, इनके गुणनफल के समानुपाती, जिसमें प्रत्येक पद प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांक के साथ प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रत्येक पद प्रयोग के द्वारा, प्रयोग द्वारा ये भी देख सकते हो कि ए पे घात 0 है, प्रयोग द्वारा ये भी पता चल सकता है कि ए पे घात 1 आ जाए, प्रयोग द्वारा ए पे घात 2 भी आ सकती है, प्रयोग द्वारा निर्धारित जो भी घातांक होंगे वो घातांक भी यहाँ पर प्रयोग होते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा दर नियम। तो ये होता है बेटा आपका रेट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा 100%। आगे बढ़े, चलो अब बेटा अब क्या होता है, अब यहाँ से आगे की बात हमको लिखनी है, ठीक है, आपका जो भी रजिस्टर है, जिस रजिस्टर के अंदर आप नोट्स बना रहे हो ना, अब आपको आगे की बातें लिखनी। अब यहाँ पे मतलब लिखेंगे रेट जो होगा, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो किस तरह किया जाएगा, ए पे घात x, b पे घात y, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो समानुपाती का चिन्ह क्या, इसको हम बोलते हैं दर स्थिरांक, के एक समानुपाती स्थिरांक है, इसको हम बोलते हैं दर स्थिरांक, ठीक है, या वेग स्थिरांक, ठीक है। तो ये आपका के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पर है दर स्थिरांक, के यहाँ पर है आपका दर स्थिरांक, ठीक है। अच्छा के दर स्थिरांक, तो अब अगला हम लिखेंगे दर स्थिरांक के की परिभाषा, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक के की परिभाषा, दर स्थिरांक वेग स्थिरांक के की परिभाषा, ये हम बोले। तो इसकी परिभाषा क्या होगी देखो, तो हम r बराबर क्या लिखेंगे, के ए पे घात x, b पे घात y, ये लिखते हैं। अच्छा मैं a को भी अभिकारक बोलता हूँ, b को भी अभिकारक, a को भी हम क्या बोलते हैं अभिकारक, और b को भी हम बोलते हैं अभिकारक, दोनों क्या, दोनों अभिकारक, a भी अभिकारक, b भी अभिकारक, हम यहाँ से लिखते हैं a, इसको भी हम लिखेंगे अभिकारक, इस पे घात x, b भी अभिकारक, इस पे घात y, ये भी अभिकारक, ये भी अभिकारक, इसको हम और क्या लिखते हैं r बराबर के अभिकारक, ये x ये y, तो x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, x प्लस y को मैं n लिख लेता हूँ, यहाँ पे x प्लस y बराबर हम लिख लेते हैं n, क्या लिखते हैं n, और इस n को ही हम बोलते हैं बेटा क्या, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर, इसी n को हम बोलते हैं बेटा अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर। अब यहाँ से k की परिभाषा क्या है, देखो k बराबर r अभिकारक, इस पे घात n, अब देखो k की परिभाषा क्या है कि यदि अभिकारक की सांद्रता कैपिटल 1 कैपिटल M हो जाए तब प्राप्त होने वाला अभिक्रिया का वेग r ही दर स्थिरांक k कहलाता है। तो यदि अभिकारक की सांद्रता 1 कैपिटल M हो, यदि अभिकारक की सांद्रता 1 कैपिटल M हो तब प्राप्त होने वाला अभिक्रिया का वेग r ही दर स्थिरांक k कहलाता है। मान लो इसको मैं अभिकारक की सांद्रता, इसको मैं अगर 1 लिख दूं तो a अभिकारक की सांद्रता, इसको हम लिखते हैं अभिकारक, इसको हम क्या लिखते हैं, ये है अभिकारक की सांद्रता। मान लो यदि मैं अभिकारक की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता इसको 1 मोलर लिखूं, अगर ये 1 मोलर के बराबर हो जाए, ये अगर ये 1 मोलर हो जाए तो प्राप्त होने वाला जो अभिक्रिया का वेग है ना उसी को हम दर स्थिरांक बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर ये 1 मोलर है तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर k हो जाएगा। तो किसी भी अभिक्रिया का दर स्थिरांक जो है वो दर स्थिरांक उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोलर होती है। ये हो जाएगी परिभाषा। फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करना, सुनना, कई बच्चों को समझ में कम आया हो तो फिर से रिपीट करो। किसी भी अभिक्रिया का दर स्थिरांक, दर स्थिरांक की परिभाषा लिखना, देखो दर स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी, किसी भी अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक है वो अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब उस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 1 मोलर होती है। तो अभिकारक की सांद्रता यदि 1 मोलर हो तो प्राप्त होने वाला वेग ही दर स्थिरांक के बराबर होता है। तो ये बच्चों यहाँ पर व्यंजक है जो कि आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर n का मतलब क्या है, n बराबर x प्लस y, ये है अभिक्रिया की कोटि, इसको हम क्या बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, ये अभिक्रिया की कोटि है, ये यहाँ पर जो दे रखा है ना ये अभिक्रिया की कोटि बेटा। इसकी परिभाषा लिखनी है, इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। परिभाषा इसकी क्या होगी देखो, ये है आपका दर व्यंजक, ये क्या है, ये दर व्यंजक। दर व्यंजक के अंदर अभिकारकों पर, अभिकारकों की सांद्रता पर चढ़ी हुई घात जो होती है उसी को हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो दर व्यंजक में अभिकारक की सांद्रता पर लगी हुई घातांक n, तो अभिकारक की सांद्रता पर लगी हुई घातांक n जो है ये n को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अच्छा ये अभिक्रिया की कोटि जो है बच्चों मैंने क्या बताया, इसका मान क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया इसका मान दशमलव में भी हो सकता है, इसका मान किसका मान, n का मान पूर्णांक भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है,
दशमलव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, दशमलव भी हो सकता है और दशमलव तथा ऋणात्मक, अभी बताया दशमलव तथा ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो n है ना, इस n का मान मैंने आपसे क्या बोला, मैंने अभी आपको बताया था, देखो अगर आपको आप भूल गए तो मैं फिर से बताता हूं। मैंने आपको क्या बोला, ऐसा भी हो सकता है कि अभिक्रिया की दर जो है वो a पे घात 0 आ जाए, मतलब कि इसकी सांद्रता को आप दुगुना कर दो, अभिक्रिया की दर पे कोई फर्क ना पड़े, 0। ऐसा भी हो सकता है कि a की सांद्रता को आपने दुगुना कर दिया, अभिक्रिया का वेग भी दुगुना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि a की सांद्रता को आपने 2 गुना कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना हो जाए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने a की सांद्रता को 2 गुना कर दिया, 2 का क्यूब 8 गुना हो जाए, मतलब ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोटि 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अच्छा, ये ऋणात्मक में भी हो सकती है, ये ऐसा भी हो सकता है, -1 भी हो सकती है। इसको अगर आप दुगुना कर दोगे तो यहाँ माइनस में 2 की घात माइनस ये आधा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है भैया कि इसको दुगुना करने पर ये आधा हो जाए, मतलब कि माइनस में भी हो सकता है, दशमलव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो n जो है ये n कोटि है, ये कुछ भी हो सकती है, तो भैया ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर x तथा y, x और y का यहाँ पे x तथा y क्रमशः a तथा b के, x तथा y क्रमशः a तथा b की कोटि को प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, a तथा b की कोटि को कौन प्रदर्शित करते हैं, a के ऊपर घात x है, मतलब x मतलब कि a की कोटि x है, b की कोटि y है, और x और y दोनों को मिला दोगे पूरी अभिक्रिया कोटि, अभिक्रिया कोटि हो जाएगी x + 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। बात समझ में आई? तो कुछ जैसे कि उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण मान लो आपने कोई अभिक्रिया की a + 2b, ये होता है c + d, ये होता है। मान लो इस अभिक्रिया के लिए आपने लिखा अभिक्रिया का वेग r बराबर a पे घात 1 और b पे घात 0, ये लिखा। अब आपसे पूछा जाता है a के लिए कोटि कितनी है, तो यहाँ पे a की कोटि है कितनी, a की कोटि देखो, यहाँ पे a की कोटि है 1, b की कोटि कितनी है, b की कोटि है 0। अच्छा, कुल कोटि कितनी है, कुल अभिक्रिया की कोटि कितनी है, अभिक्रिया की कोटि कितनी बताओ, a की कोटि 1, b की कोटि y, अभिक्रिया की कोटि 1 + 0 1, अभिक्रिया की कुल कोटि हो जाएगी 1। इस तरीके से आप बच्चों अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि मतलब कि अभिकारकों पे जो घात चढ़ी उनको जोड़ दो, वो अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। ये कुछ भी हो सकती है, दशमलव, भिन्न, 1/2, पूर्णांक, कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि किसके द्वारा ज्ञात की गई है, ये प्रयोग द्वारा ज्ञात की गई। तो आप ये बात ध्यान रखना, अभिक्रिया की कोटि जो है ये अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा प्राप्त होती है, प्रयोग द्वारा प्राप्त की जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, प्रयोग द्वारा प्राप्त की जाती है। चलो अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, अब हम लिखेंगे अभिक्रिया के दर स्थिरांकी, अभिक्रिया के दर स्थिरांक k की इकाई, अभिक्रिया के दर स्थिरांक k की इकाई, अभिक्रिया के दर स्थिरांक k की इकाई क्या है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो, अभिक्रिया के दर स्थिरांक k की इकाई क्या है, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि r बराबर होता है k अभिकारक की सांद्रता इस पे घात n, ये लिखते हैं। अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी उसकी बात करते हैं। चलो, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर r बटा अभिकारक पे घात n हो जाएगी, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। चलो, अब k बराबर क्या होगा, r मतलब कि अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया के दर की इकाई क्या होती है, अभिक्रिया के दर की इकाई है मोल, r की इकाई क्या होती है, अभिक्रिया के दर की इकाई होती है मोल प्रति लीटर सेकंड, ये लिखी थी हमने, देखो पहले हमने अभिक्रिया के दर की इकाई हमने ये लिखी थी, हाँ, ये मोल प्रति लीटर सेकंड, बस मोल प्रति लीटर सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा दर की इकाई मोल प्रति लीटर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, सांद्रता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सांद्रता को भी हम प्रदर्शित करते हैं मोल प्रति लीटर से, मोल प्रति लीटर पे घात कितनी आ जाएगी n, मोल प्रति लीटर पे घात आ जाएगी n, यहाँ भी मोल प्रति लीटर है, यहाँ भी मोल प्रति लीटर है, ठीक है। ये मोल प्रति लीटर पे कितना 1, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मोल प्रति लीटर, ये कितना 1, ये 1, मोल प्रति लीटर में कितना n, तो 1 - n, ऐसा लिख सकते हैं। तो मोल प्रति लीटर 1 और नीचे की तरफ मोल प्रति लीटर n, तो मोल प्रति लीटर 1 में से n को माइनस कर दो इनटू 1/सेकंड, ये हो जाएगा दर स्थिरांक का इकाई, ये है दर स्थिरांक की इकाई। तो दर स्थिरांक की हम इकाई ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, जैसे कि मान लो अगर n बराबर 0, शून्य कोटि की अभिक्रिया, n बराबर 0 का मतलब है शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई, k की इकाई क्या होगी, देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया n बराबर 0 के लिए k की इकाई होगी, देखो n बराबर 0 के लिए k की इकाई होगी, n बराबर 0 रख दो, तो मोल प्रति लीटर क्या आएगा, मोल प्रति लीटर 1 - 0 इनटू 1/सेकंड, 1/सेकंड, ये आ जाएगी 0 कोटि की अभिक्रिया। चलो, n बराबर 1, n बराबर 1 का मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके लिए k की इकाई क्या है, देखो मोल प्रति लीटर 1 माइनस n है, n का मतलब कितना आएगा, n का मतलब 1 इनटू 1/सेकंड, ये आ जाएगा 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 किसी पे भी घात 0 मतलब कि 1, ये आ जाएगा 1/सेकंड। n बराबर 2 द्वितीय कोटि के लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, देखो मोल प्रति लीटर 1 माइनस n लिखा है, n की जगह कितना आएगा, n की जगह 2, n की जगह 2 इनटू 1/सेकंड, ये आ जाएगी इकाई। तो इस तरह से अलग अलग कोटि की अभिक्रिया के लिए आप इकाई निकाल सकते हो, नोट कर लो फटाफट जल्दी से। चलिए, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, चलिए नोट। चलो, अब आते हैं बच्चों कुछ आगे की बातों पे। तो ये सारी चीजें हैं, तो कोटि क्या होती है और उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया दर स्थिरांक हम कैसे परिभाषा कैसे देखते हैं, साथ ही साथ इसकी इकाई क्या होती है वो भी हम देखें। अब आते हैं बच्चों अभिक्रिया की कुछ क्रियाविधि पे आते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया की क्रियाविधि, क्या होता है अभिक्रिया की क्रियाविधि, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अभिक्रिया की क्रियाविधि को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। चलो, इस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, तो मैं आपको एक दो चीज बताना चाहूंगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया बेटा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको आज पढ़ाया है दर व्यंजक, दर व्यंजक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट दर व्यंजक, दर व्यंजक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से
ठीक है। इस दर व्यंजक के अंदर बच्चों ये क्या होता है, ये का मतलब है दर स्थिरांक। क्या होता है, दर स्थिरांक, ये बता चुका हूं। फिर मैंने आपको बताया कि दर स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है, मैंने क्या बताया, जब अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल हो तो प्राप्त होने वाला अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होता है, दर स्थिरांक के बराबर होता है। ये होती है दर व्यंजक के अंदर दर स्थिरांक की परिभाषा। तो दर स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी, दर स्थिरांक बराबर अभिक्रिया का वेग, तब जब ए तथा बी मतलब अभिकारकों की सांद्रता है 1 मोलर के बराबर। अच्छा ये बढ़िया। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ा। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, एक्स और वाई को जोड़ दोगे तो एक्स और वाई को जोड़ने पर हमको क्या मिलती है, अभिक्रिया की कोटि। अच्छा ये अभिक्रिया की कोटि क्या क्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, 0 हो सकती है, दशमलव में हो सकती है, भिन्न हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद में हम और क्या देखेंगे इसमें, और मैंने आपको बताया था कि ये जो दर स्थिरांक है उसकी इकाई के बारे में बताया था। दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन बटा सेकंड, ये होता है। यहाँ पे एन का मान आप अलग अलग रख दो, एन 0 रखो तब इकाई क्या आएगी, अलग अलग कोटि के लिए इकाई अलग अलग। तो ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं सर। अब हम बेटा आगे आते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि करते हैं। अब किस पे आते हैं, अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो क्या होती है अभिक्रिया की क्रियाविधि, थोड़ा सा समझते हैं। ऐसा समझो कि मान लो मुझे यहाँ से, मान लो मुझे दिल्ली से जाना है चेन्नई, मुझे दिल्ली से कहाँ जाना है, चेन्नई जाना है। अब मुझे अगर दिल्ली से चेन्नई जाना है तो मेरा शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली है और लास्ट वाला पॉइंट मेरा बेटा क्या है, चेन्नई है। शुरुआत वाला पॉइंट दिल्ली है, लास्ट वाला पॉइंट चेन्नई। मैं दिल्ली से चेन्नई जा रहा हूँ तो ये आपको पता है कि सर दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से चेन्नई सर कैसे गए, किस तरीके से गए, पहले दिल्ली से भोपाल गए, फिर भोपाल से हैदराबाद गए, हैदराबाद से फिर चेन्नई गए। तो आप किस तरीके से, किस माध्यम से, किस तरीके के द्वारा आप दिल्ली से चेन्नई जाते हो, वो तरीका जो है, वो स्टेप्स है, कितने स्टेप्स में जाते हो, कितने पदों में आप दिल्ली से चेन्नई जाते हो, कितने स्टेप्स में जाते हो, वो कहलाती है बच्चों क्रियाविधि। तो क्रियाविधि का मतलब होता है जितने पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है, जितने पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है, जितने पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है उसे क्रियाविधि कहते हैं। मान लो मुझे ए से डी बनाना है, ऐसा समझो बेटा, मुझे ए से डी बनाना है। अब ए से डी बनाना है तो कैसे बनता है, देखो पहले पद में ए से बी बना, दूसरे पद में बी से सी बना और तीसरे पद में सी से डी बना। तो ए से अगर मुझे डी बनाना है, ए से डी कितने पदों में बना, पहले पद में बना, दूसरे पद में बना, तीसरे, जितने पदों में ए से डी का निर्माण हुआ उसे हम बोलते हैं बच्चों क्रियाविधि। तो ये कहलाती है बच्चों क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब है कोई अभिक्रिया कितने पदों में हो रही है, 2 पदों में हो रही है, 4 पदों में हो रही है, 1 पद में हो रही है, 10 पद में हो रही है, कितने पद में हो रही है, तो वो पदों के बारे में जब जानकारी मिलती है उसको बोलते हैं क्रियाविधि। तो भैया क्रियाविधि जो है ना ये 2 प्रकार की होती है। क्रियाविधि के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की है, एक तो प्राथमिक अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरी है जटिल अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यदि कोई अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाए तो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया। यदि कोई अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाए तो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक अभिक्रिया, और यदि कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में संपन्न हो तो उसे हम बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। मतलब कि ऐसी क्रिया जिसकी क्रियाविधि केवल एक ही पद में पूरी हो जाए तो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक अभिक्रिया, और ऐसी अभिक्रिया जिसकी क्रियाविधि एक से ज्यादा पदों में हो उसे बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। ऐसा समझो, मान लो किसी व्यक्ति को दिल्ली से चेन्नई जाना है तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो व्यक्ति प्लेन में बैठ करके सीधा चेन्नई चला जाए। तो अगर एक ही बार में, एक ही स्टेप में, एक ही बार में अगर वो सीधा चेन्नई चला जाए तो इसे हम बोलते हैं प्राथमिक अभिक्रिया। एक ही पद में अगर दिल्ली से सीधा चेन्नई चला जाए तो प्राथमिक अभिक्रिया। और मान लो ऐसा हो जाए पहले दिल्ली से भोपाल, फिर भोपाल से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से चेन्नई, कितने पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। मान लो 3 पदों में चेन्नई गए तो इसको हम बोलते हैं, ये वाला दूसरा पद, इसको ये वाला दूसरा तरीका है, इसको हम बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। ये जटिल है भैया, जटिल अभिक्रिया। और एक ही बार में अगर आप चेन्नई चले गए तो प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब होता है एक ही पद में आप दिल्ली से चेन्नई चले गए, और जब एक से ज्यादा पदों में आप, पहले दिल्ली से भोपाल पहला स्टेप, भोपाल से हैदराबाद दूसरा स्टेप, हैदराबाद से चेन्नई, तो इसको हम बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। तो बेटा माफ करना, तो बेटा ध्यान रखना, प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में संपन्न होती है। एरोप्लेन में बैठो और सीधा दिल्ली से चेन्नई चले जाओ, एक ही बार में दिल्ली से चेन्नई चले जाओ, एक ही पद में संपन्न हो जाए उसे हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रिया मतलब कि जो एक से ज्यादा पदों में होती है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा पदों में होती है। ऐसी अभिक्रिया जो कि 2 या 2 से ज्यादा पदों में होती है। बात समझ में, 2 या 2 से ज्यादा पदों में अगर कोई अभिक्रिया होती है तो उसको हम बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भैया, जटिल अभिक्रिया। क्लियर। चलो तो हम पहले पढ़ेंगे भैया प्राथमिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना बेटा, प्राथमिक अभिक्रिया जितनी भी होती है वो सब एक ही पद में होती है, और इन अभिक्रियाओं के लिए वेग नियम, वेग नियम मतलब कि दर व्यंजक। क्या, दर व्यंजक, दर व्यंजक मतलब कि क्या, आर बराबर, दर व्यंजक लिखा है ना, के ए बी, तो अभिक्रिया का जो वेग है ये वेग एक्स वाई ऐसे प्रदर्शित होंगे। तो ये जो दर व्यंजक है ना बेटा, उसमें घातांकों के मान अभिकारकों के रस समीकरण गुणांकों के मान के समान होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राथमिक अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक कैसे लिखते हैं, देखो मान लो ये कोई प्राथमिक अभिक्रिया है, मान लो ये कोई प्राथमिक अभिक्रिया, अब इसके लिए मुझे क्या लिखना है, दर व्यंजक। तो ध्यान रखना, प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए दर व्यंजक, दर व्यंजक के अंदर यहाँ सांद्रताओं पर जो घात चढ़ेंगी ना वो इस समीकरण से ही हमको प्राप्त होंगी। समीकरण के अंदर अभिकारकों के जो रस समीकरण मिति गुणांक है ना, वहीं से हमको ये घातें प्राप्त होंगी। तो प्राथमिक अभिक्रिया के लिए इस घातांकों का मान समीकरण में उपस्थित रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर होता है। तो रस समीकरण मिति गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 1। तो रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर होता है क्या, घातांकों का मान। किसमें, दर व्यंजक में उपस्थित सांद्रता पे जो घातांक है उन घातांकों के मान इस रासायनिक समीकरण में जो रस समीकरण मिति है उनसे प्राप्त होता है। ऐसा समझो, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो मैंने लिखा उदाहरण आपको 2a + 3b, ये बनाता है उत्पाद, ये उत्पाद बनाता है। अब मान लो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे दर व्यंजक लिख के बताओ कि a की घात x और b की घात y। मैंने आपसे बोला किसका दर व्यंजक बताओ, इसमें x और y बताओ, ये मैंने आपसे पूछा। और आपको ये भी मैंने बता दिया कि ये अभिक्रिया जो है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, प्राथमिक अभिक्रिया है। मैंने आपको ये भी बता दिया ये अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया है। आपको बताना
बताना x और y के मान क्या होंगे। तो ध्यान रखना, अगर कोई अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया है तो उसके लिए घातांकों के मान उसके रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर होंगे। मतलब कि a की घात क्या आ जाएगी 2 और b की घात क्या आ जाएगी 3। यदि कोई अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया है तो उसके जो घातांक होंगे दर व्यंजक में सांद्रताओं पर, वो घातांक रस समीकरण मिति के मानों के बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे घातांक क्या आएगा 1 और 1। अगर ये प्राथमिक अभिक्रिया है तो यहाँ पे घातांक 1 1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। क्लियर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राथमिक अभिक्रियाओं के जो वेग नियम होते हैं ना, दर व्यंजक, इनमें घातांकों के मान किसके बराबर होते हैं? घातांकों के मान अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर, रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना। क्लियर। चलो फिर क्या लिखा देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया कभी प्राथमिक अभिक्रिया नहीं हो सकती। ध्यान रखना बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है, शून्य कोटि मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें x और y इन दोनों के मान का योग शून्य, यदि x और y दोनों का योग शून्य हो जाए, मतलब कि x प्लस y को हम बोलते हैं n, यदि n का मान शून्य हो जाए तो इसे हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जब x और y इन दोनों के घातांक जो है, इन घातांकों का योग अगर शून्य के बराबर तो शून्य कोटि। ध्यान रखना बेटा, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है ये कभी भी प्राथमिक अभिक्रिया नहीं हो सकती। शून्य कोटि की अभिक्रिया कभी भी एक स्टेप में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? प्राथमिक अभिक्रिया नहीं हो सकती, मतलब कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कभी भी एक स्टेप में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप खुद सोचिए, जब भी क्रियाकारक क्रिया करेंगे कम से कम एक अणु तो क्रिया का भाग लेगा ना। भाई शून्य कोटि का मतलब ये हुआ, अगर कोई प्राथमिक अभिक्रिया शून्य कोटि की है, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस y का योग 0, मतलब कि यहाँ पे रस समीकरण मिति गुणांक है उनका क्या आएगा योग 0। लेकिन आप खुद सोचो, क्या कभी किसी रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि a और b दोनों के अणु जो क्रिया में भाग ले रहे हैं वो 0 हो? क्या 0 अणु कभी क्रिया में भाग ले सकते हैं? प्राथमिक कम से कम एक अणु तो भाग लेगा। अरे भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब अगर कोई प्राथमिक अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो इसका मतलब है कि अभिकारकों के 0 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर मान लो एक भी अणु अभिक्रिया में भाग लेगा तो कम से कम एक कोटि तो आनी चाहिए, कोटि एक तो आनी चाहिए। लेकिन क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई अभिक्रिया एक ही पद में हो रही है और 0 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक पद में होने वाली ऐसी अभिक्रिया जिसमें 0 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्या कभी किसी अभिक्रिया में ऐसा पॉसिबल है कि कोई अणु भाग ही ना ले उत्पाद बन जाए? भाई अणु जब टकराएंगे कम से कम एक अणु क्रिया करना चाहिए, ज्यादा तो एक अणु क्रिया करे, 2 क्रिया करे, 10 क्रिया, कुछ तो क्रिया करेंगे। क्या 0 अणु क्रिया करें ये संभव है? तो प्राथमिक अभिक्रिया कभी भी शून्य कोटि की नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए भिन्नात्मक कोटि संभव नहीं है। भिन्नात्मक कोटि संभव नहीं मतलब कि अगर क्रिया करेंगे तो या तो एक अणु क्रिया करेंगे तो कोटि 1 हो जाएगी, अगर मान लो 2 अणु क्रिया की तो कोटि 2 हो जाएगी, मान लो दोनों के मिलाकर के 3 अणु क्रिया की तो कोटि 3 हो जाएगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है आधा अणु क्रिया कर रहा है, आधा अणु क्रिया थोड़ी कर सकता, क्रिया करेगा तो पूरा अणु क्रिया करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसका आधा अणु क्रिया किया, इसका एक अणु क्रिया किया, 1 प्लस आधा हो गया 1.5, 3/2, या 3/2 अणु क्रिया कर सकता? नहीं कर सकता। क्या भिन्न हो सकता है? ये भिन्न भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लो एक क्रियाकारक का एक अणु क्रिया कर रहा है, दूसरे क्रियाकारक का आधा अणु कभी क्रिया नहीं करता, करेगा तो वही करेगा, तो भिन्न नहीं हो सकता। प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए भिन्नात्मक कोटि बेटा कभी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा जरूरी। अगला है जटिल अभिक्रिया। अगला क्या जटिल अभिक्रिया? जटिल अभिक्रिया में जो कि 2 से ज्यादा पदों में होती है, 2 या 2 से ज्यादा पदों में। जटिल अभिक्रियाओं के लिए संपूर्ण फिर क्या लिखा है? इन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाविधि प्रस्तावित की जाती है। क्यों? क्योंकि जटिल अभिक्रिया मतलब है एक से ज्यादा पदों में होने वाली अभिक्रिया, और एक से ज्यादा पदों में अगर क्रिया होगी तो सीधी सी बात है उसकी क्रियाविधि प्रस्तुत करनी पड़ेगी। मान लो कोई अभिक्रिया है, मैंने बताया ना, ए से डी बनाते हो। अब ए से डी का निर्माण हो रहा है तो भैया कितने पदों में हो रहा है बताना पड़ेगा ना। भाई पहले ए से डी बन रहा है, बी से सी बन रहा है और फिर सी से डी बन रहा है, 3 पदों में होती है। क्रियाविधि के बारे में तो आपको बताना ही पड़ेगा ना, क्रियाविधि तो बतानी पड़ेगी। जब एक से ज्यादा पदों में अभिक्रिया होगी, कोई अभिक्रिया अगर जटिल है, एक से ज्यादा पदों में संपन्न हो रही है, तो आपको वहां पर क्रियाविधि भी बतानी पड़ेगी, क्रियाविधि बतानी पड़ेगी आपको। जटिल अभिक्रियाओं के लिए संपूर्ण अभिक्रिया का वेग सबसे धीमे पद द्वारा नियंत्रित होता है। इसे क्या बोलते हैं? वेग निर्धारक पद। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। इस पॉइंट को समझते हैं। चलो इस पॉइंट को समझते हैं। मान लो ये जटिल अभिक्रिया, ये 3 स्टेप में हो रही है, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, 3 स्टेप में हो रही है। और मान लो ये सबसे धीमा पद है, ये सबसे धीमा पद है और ये तेज पद है, ये बहुत तेज गति से हो रहा है। यदि किसी जटिल अभिक्रिया में ऐसा आप देख लेते हो कि सबसे धीमा पद आपको कोई दे रखा है, तो जटिल अभिक्रिया अगर आपको दे रखी है तो ध्यान रखना, जटिल अभिक्रिया का वेग जो है वो सबसे धीमा पद ही निर्धारित करेगा। जटिल अभिक्रिया की वेलोसिटी क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी, उसकी दर क्या होगी, उसका वेग क्या होगा, निर्भर किस पर करेगा? सबसे धीमे पद पर। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे क्रिकेट तो देखते होंगे, सभी 20-20 मैच खेलते होंगे, वनडे भी देखते होंगे, टेस्ट मैच भी देखते होंगे, क्रिकेट तो देखते हैं। अब मान लो क्रिकेट में 10 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ी मान के लो, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलती हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी बैटिंग 10 प्लेयर जो है बैटिंग करें, 11 प्लेयर बैटिंग करते कभी। तो मान लो पहला बैट्समैन वो तेज गति से रन बना रहा है, दूसरा बैट्समैन भी तेज गति से रन बना रहा है, पहले बैट्समैन ने 20 बॉलों में 50 रन बनाए, दूसरे बैट्समैन ने 30 बॉलों में 55 रन बना दिए, तीसरे ने 15 बॉलों में 35 रन बना दिए, उसने भी तेज बना। लेकिन चौथा बैट्समैन जो बहुत धीमी गति से रन बना रहा है, चौथे बैट्समैन ने क्या किया कि भैया बहुत स्लो रन बनाए, 15 बॉलों में केवल 10 रन ही बनाए, बोले ज्यादा खाई, रन कम बनाए। तो आप क्या बोलोगे कि पूरी टीम का जो स्कोर है, पूरी टीम के रनों की गति जो है वो किस पर निर्भर करेगी? उस धीमी बल्लेबाजी करने वाले बैट्समैन पर। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के 3 प्लेयर वो तो बहुत तेज गति से रन बना रहे हैं, तो आपके टीम का स्कोर जो है वो स्टार्टिंग के तीनों प्लेयर बहुत तेज गति से रन बना रहे हैं, तो आपके टीम का स्कोर बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन जैसे चौथा बैट्समैन आएगा उसने 15 बॉलों में 10 रन बनाए, पुजारा की तरह 15 बॉलों में 10 रन, तो भैया आप क्या बोलेंगे? अरे यार ये जो चौथा बैट्समैन है उसने टीम का पूरा स्कोर बिगाड़ दिया, पूरे टीम की स्कोर की जो स्पीड थी, जिस स्पीड से रन बन रहे थे वो पूरी स्पीड बिगड़ गई। मतलब जो सबसे धीमी गति से बैटिंग करेगा वो पूरे बैट्समैन, पूरी टीम के औसत को, पूरी टीम के एवरेज को बिगाड़ देगा। इसलिए बच्चों किसी भी अभिक्रिया की जो गति होती है वो सबसे धीमी गति से बल्लेबाजी करने वाला बैट्समैन जो है, सबसे धीमी गति से चलने वाला जो पद है उस पर निर्भर करती है, सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है। इसी को हम बोलते हैं वेग निर्धारक पद, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाला पद। ये ध्यान रखना। तो बेटा आगे के कुछ पॉइंट्स और भी इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अब पहले आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या है? मोलर प्रति सेकंड, एटमॉस्फेयर प्रति सेकंड, दोनों या कोई नहीं?
चलिए दूसरे क्वेश्चन कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि होती है पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव या सभी। अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है, दशमलव हो सकती है, क्या हो सकती है? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, अभिक्रिया का वेग का इकाई क्या? मोलर प्रति सेकंड भी है, दोनों दोनों सही है। कोटि क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, सभी। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? आज हमने दर स्थिरांक के बारे में पढ़ा, अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ा, और हमने अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में पढ़ा, प्राथमिक अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया, उन सबके बारे में पढ़ा। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा, और अगली क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। एक बार टॉपिक फिनिश हो जाएगा, उसके बाद इसमें थोड़ी सी टुटर पुटर थोड़ी दो चार चीजें बची हुई है, वो हम पहले करेंगे, उसके बाद में इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।